देखिए युग्मक जनन की हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है प्राथमिक जर्म कोशिका। कौन सी होती है? प्राथमिक जर्म कोशिका, यानी प्राइमरी जर्म सेल। कौन होती है भाई? प्राइमरी जर्म सेल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीजीसी। क्या नाम होता है भाई? पीजीसी। अब किससे नहीं आता कि पीजीसी बनती कौन सी परत से है? तो हम कहते हैं हमारी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक परत है जो कि मेसोडर्म से बनती है। कहां से बनती है भाई? मेसोडर्म से। तो हम लिखेंगे कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली से बनती है। कहां से बनती है? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली से। और कौन सी परत से? तो मेसोडर्म से। किससे बनती है भाई? मेसोडर्म से। अब क्या होगी? हम कहेंगे पीजीसी बनेगी और ये जाके चली जाएगी इसके अंदर योग से। किसमें चली जाएगी? योग से। और योग से में चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? हम कहेंगे इससे मेल के अंदर तो आगे जाके बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा भाई? स्पर्म। और फीमेल में जाकर बनेगा ओवम। क्या बनेगा भाई? ओवम। हम कहेंगे मेल में स्पर्म है और फीमेल में क्या भाई? ओवम। क्लियर है? अगर मेल में हम बात करें तो मेल में हम कहते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे ये प्रक्रिया चालू होती है। कब चालू होती है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बोले तो यौवनारंभ होता भाई, यौवनारंभ। जबकि महिलाओं के अंदर हम कहते हैं कि ये भ्रूण अवस्था से चालू होती है। तो चलो देखिए भ्रूण अवस्था से, यानी कि हमने कि हमारे निर्माण के अंदर जो अंडा काम आया वो कब बना था? जब हमारी मम्मी हमारे नानी के पेट में, ठीक है, यानी हमारी नानी जब अपने भ्रूण का परिवर्तन कर रही थी तो हमारी मम्मी नानी के गर्भ के अंदर अपनी तैयारियां कर रही थी। यानी एक पीढ़ी आगे चलती है महिलाएं, बहुत आगे चलती है एक दिमाग के मामले में। अगर मेल में बात करें तो हम कहते हैं स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। और फीमेल के अंदर हम इसको बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। oogenesis बोले तो अंडजनन। क्लियर बात है? यस। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसकी बात करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। इसके अंदर होता क्या है? हम कहते हैं हमारे अंदर एक नलिका होती है जिसका नाम होता है सेमिनिफेरस नलिका। कौन सी नलिका? सेमिनिफेरस नलिका में दो प्रकार की कोशिका। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिका। एक होती है प्राथमिक जर्म कोशिका और दूसरी होती है सर्टोलिक कोशिका। कौन सी होती है? प्राथमिक जर्म कोशिका और दूसरी सर्टोलिक कोशिका। अब प्राथमिक जर्म कोशिका है, ठीक है, ये अपने लिए भाई पीजीसी प्राथमिक जर्म कोशिका, ये एक कोशिका ली है। ठीक है, हमने कहा इसके अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा भाई? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के थ्रू क्या करेगी? ये अपनी संख्या बढ़ा लेगी। क्या बढ़ा लेगी भाई? संख्या बढ़ा लेगी। हमने कि समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि की। इसमें वृद्धि की भाई? संख्या में। जब संख्या में वृद्धि की है यानी इसने अपनी संख्या को गुणित कर लिया। क्या कर लिया भाई? गुणित कर लिया। तो इस पहली प्रावस्था को बोलते हैं गुणन प्रावस्था। क्या बोलते हैं भाई? गुणन प्रावस्था। तो हमने कहा इनके नंबर इंक्रीज हो गई, वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है? इनमें से कोई एक कोशिका लेनी है, वो हम कहेंगे पोषण लेगी, वृद्धि। क्या करेगी? वृद्धि करेगी। तो हमने कहा कि जैसे ये कोशिका है, इसने क्या कर ली? वृद्धि कर ली। ठीक है, और इसकी प्रावस्था का नाम क्या है? वृद्धि प्रावस्था। इस चीज को हम बोलेंगे क्या? इस चीज को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। हमने कहा जब ये है अपना स्पर्मेटोगोनिया। हालांकि इनको भी हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे भाई? इनमें विभाजन कौन सा हुआ भाई? समसूत्री की असूत्री? अरे समसूत्री की असूत्री? समसूत्री। तो हम ये जानते हैं कि मानव की कोशिका कैसे होती है? द्विगुणित। और द्विगुणित का मतलब क्या है? 2n। उनमें गुणसूत्र कितने? 46 यानी 44 प्लस xx या xy। क्योंकि मेल की बात हो रही है, मेल में xy होता है और फीमेल में क्या होता है? xx। तो हम कहेंगे इसके अंदर तो गुणसूत्र है 44 प्लस xx और ये है 2n द्विगुणित। ठीक है, हां xy। xx आती फीमेल, xy आती मेल। इसके अंदर आपको गुणसूत्र कितने आते होगा? 44 प्लस xy और 2n। इसमें क्या हो जाएगा? xx हो जाएगा या xy और 2n। अब देखो इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री। यहाँ पहली बार अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिला, इसलिए बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन है। इससे क्या होगा?
हम कहेंगे गुणसूत्र आधे बनेंगे और दो कोशिकाएं बनेगी, इन दोनों को हम नाम देंगे कभी क्या नाम देंगे? अरे क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक अब देखो, अगर हम इस प्रक्रिया को एक अलग वे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मानव के अंदर शुक्राणु लगातार बढ़ते रहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने कि जैसे पीजीसी ने दो सेल बनी, एक से दो बनी, तो उनमें ए और बी प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। कैसे बनते हैं? ए और बी प्रकार की दो कोशिकाएं बनती है। ये ए है, ये आगे जाकर ए और बी प्रकार की बनेंगी, और ये बी वाली है, ये हम यहाँ से वृद्धि करके शुक्राणु जन्म कराएंगे। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बढ़ना जारी रहता है, जबकि महिलाओं में 50 वर्ष की उम्र के बाद में अंडाणु बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा पीजीसी ने क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम ने वापस स्पर्मेटोगोनियम बनाया? नहीं, इसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो फिर बोलेंगे ना कल ये चीज पढ़ेगी क्या लास्ट में? तो फिर ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, माने भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसने अस्थिविभाजन किया, अब क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा भाई? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस तरीके का आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पर दे दिया ए, यहाँ पर दे दिया बी और नीचे दे दिया सी। ठीक है, आपको पूछ रहे ए बी सी में गुणसूत्रों की संख्या और गुणिता है, तो इसमें गुणसूत्र कितने हैं भाई? गुणिता क्या है? इसमें अष्टत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, गुणसूत्र कितने हो गए? आधे। तो हम कहेंगे गुणसूत्र हो गए 22 + x और 22 + y, और गुणिता क्या होगी? n। अब हम कहेंगे इसका मतलब होगा अष्टत्री विभाजन सेकंड। क्या भाई? अष्टत्री विभाजन सेकंड। अब अष्टत्री का मतलब क्या है? गुणसूत्र आधे, यानी गुणसूत्र पहले है उसकी तुलना में आधे हो जाएंगे। नहीं वो ये है अष्टत्री विभाजन है सेकंड, और अष्टत्री विभाजन सेकंड रहता है किसके समान? समकोटि के समान। तो हम कहेंगे इन दो से हमें मिलेगी 4 कोशिकाएं। कितनी मिलेगी भाई? 4। इन चारों को हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे भाई? स्पर्मेटिड। ये भाई शुक्राणु प्रसूत। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। हिंदी में भी लिख देता हूं शुक्राणु प्रसूत। पशु नहीं है, प्रसूत। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगा? कायांतरण होगा। क्या होगा भाई? कायांतरण। अब इनके अंदर कायांतरण होगा जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? मेटाजेनेसिस। यहाँ कायांतरण ना बोल के ये बोलते हैं कि इसके अंदर विभेदन होता है। क्या होता है भाई? विभेदन। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं भाई? कायांतरण या विभेदन। क्या बोलते हैं भाई? इससे क्या होगा? हम कहेंगे ये जो अभी अपने पास में जो स्पर्मेटिड है, इसके अंदर हम कह रहे हैं केंद्रक भी है, स्टोन प्रोटीन भी है, सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब कुछ है। अब क्या होगा? शुक्राणु को एकदम माइक्रोस्कोपी होना है, सूक्ष्मदर्शी होना है, तो उसको अपना वजन कम करना पड़ेगा। अब वजन कम करने के लिए क्या करेगा? इन सारी चीजों को उतनी ही रखेगा जितनी इसको जरूरत है, उनको कोई ना कोई मॉडिफिकेशन कर लेगा उनके अंदर, जो कि हम जब शुक्राणु की संरचना देखेंगे अभी तब हमें पता चलेगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो हम कहेंगे ये वजन को कम करने के लिए क्या करती है? एक इस तरीके का रूप लेती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है और वो नाम है स्पर्मेटोजोआ। है ना भाई? यानी हमने कहा एक कोशिका से कितनी बड़ी इसको? 4। अब देखिए, अब अगर आपको कोई पूछे कि ठीक है, अब देखो अगर हमें पूछ ले जैसे ये पीजीसी है, ठीक है, आपको अगर शुक्राणु बनाने हैं 100 शुक्राणु बनाने के लिए कितने अष्टत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी? एक पीजीसी से 100 शुक्राणु बनाने में कितने अष्टत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी? 25। अगर हम 4 अष्टत्री विभाजन कराएं तो हमें कितने शुक्राणु मिलेंगे? एक पीजीसी में 4 अष्टत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड दोनों करा दिए, 4 × 16 यानी एक कोशिका से कितने बनते हैं? 4। ठीक है, तो 16 में कितने? अगर 16 अष्टत्री विभाजन है तो 64 और 25 कराए तो 100। क्लियर बात? ध्यान दीजिए नो सर, ये प्रक्रिया होती है अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो इसके अंदर भी आपको 2 प्रोसेस मिलेंगे। कितने प्रोसेस मिलेंगे? 2। ये तो पहला प्रोसेस है जो हम कहते हैं पीजीसी से लेकर, जो आपकी पीजीसी है यहां से लेकर स्पर्मेटिड तक, किस तक भाई? स्पर्मेटिड तक, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? यहां पे क्या हो रहा है? इनका जो
साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य है वो अलग अलग भागों में बंट रहा है। अरे वही तो बन रहा है यहाँ पर, आधा तो हो रहा है, जो गुणसूत्र है वो आधे बन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये जो लास्ट वाली प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है भाई? जो पीजीसी है, कौन है भाई? पीजीसी, ये बदलती है स्पर्मेटिड में। इसमें बदलती है भाई स्पर्मेटिड में। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? तो हम कहेंगे स्पर्मेटिड है, कौन है भाई? स्पर्मेटिड है, वो बदलता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ। इसमें बदलता है स्पर्मेटोजोआ। अब देखो, अब ये क्या करेगा? तो हमने कहा सेमिनिफेरस नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं थी, एक थी प्राइमरी जन्म कोशिका, उसने तो ये काम कर दिया। अब दूसरी कोशिका कौन सी है? तो इनका जो सिर है वो जाएगा और सर्टोली कोशिका में घुस जाएगा और वहां से ये पोषण पाएगा। जब इनको पर्याप्त पोषण मिल जाएगा, इनका परिपक्वन होगा, तो ये क्या करेंगे? सेमिनिफेरस नलिका से बाहर निकलेंगे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। अब ये यहाँ से चलते हुए जाएंगे एपिडिडर्मिस में। किसके पास जाएंगे? इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है, जिनके पास ऊर्जा का भंडार है, तो ये उछल कूद करेंगे ज्यादा। तो एपिडिडर्मिस इनको बैठा के समझाएगा, बोल देख बेटा अभी नई नई जवानी है, अभी नया नया बना है, इतनी ज्यादा ऊर्जा काम की नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ बैठ और इससे ट्रेनिंग हो, तो कम से कम महीने भर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? और उसके ऊपर कुछ परतें लगा दी जाती है और उसको एकदम निष्क्रिय अवस्था में कर दिया जाता है। भाई एक बार जब तक तेरे को संदेश ना मिले ना तब तक तेरे को सक्रिय नहीं होना है, ठीक है? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीकैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? डीकैपेसिटेशन। जैसे ये योनि के अंदर जाएगा तो वहां पर इसके ऊपर की जो परत है उसको हटा दी जाएगी। परत हटाते ही फिर से बंदा आजाद। आधा पंछी क्या करता है भाई? खुला सांड क्या करता है? उत्पाद बचाता है, फिर से भागता हो जाएगा, ठीक है? इसके अंदर तो इसकी परत हटाने की प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? यानी योग्यता अर्जन। क्या बोलते हैं? योग्यता। और योग्यता अर्जन कहाँ होती है? फीमेल की वेजाइना। क्लियर बात है? अच्छा, पीजीसी से बनता है स्पर्म। कौन होता है भाई? इस प्रक्रिया में लगते हैं 65 से 74 दिन। कितने दिन भाई? 65 से 74 दिन, ठीक है? हम कहते हैं जो स्पर्मेटिड है, कौन है भाई? स्पर्मेटिड। या हम ये बात करें भाई पीजीसी है, पीजीसी से पहले बनेगा स्पर्मेटिड। कौन बनेगा भाई? स्पर्मेटिड। इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे भाई? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है? स्पर्मेटिड से हमने ये बनेगा स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा भाई? स्पर्मेटोजोआ। इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? मेटाजेनेसिस। या हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं भाई? डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। क्या होता है भाई? विभेदन या फिर कायन। इसका एक और नाम है, वो है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है भाई? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है? या स्पर्मियोलिटोसिस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्पर्मियोलिटोसिस, ठीक है? अब देखिए भाई, हम कहते हैं कि किस प्रक्रिया में दिन कितने लगते हैं? 65 से 74। लेकिन हमारे यहाँ पर रोजाना 10 की घात 12 से 10 की घात 13 स्पर्म है वो मैच्योर होते हैं। कितने होते हैं? 10 की घात 12 से 10 की घात 13, ठीक है? अब हम कहेंगे ये बड़े कहाँ है भाई? हम कहेंगे सेमिनिफेरस नलिका में बड़े, ठीक है? और हमने कहा ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये जाकर सर्टोली कोशिका के अंदर धंस जाएंगे, ठीक है? लेकिन जब ये आपके सेमिनिफेरस नलिका से बाहर निकलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे कि शुक्राणु होगा, इसका भाई शुक्राणु का सेमिनिफेरस नलिका से बाहर निकलना। इससे निकला भाई? सेमिनिफेरस नलिका से बाहर निकलना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे भाई? स्पर्मिएशन। इसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन, ठीक है? अगर हम लोग बात करें कि हमारे टेस्टिस से अगर बाहर निकलना है, किससे निकले भाई? टेस्टिस से बाहर निकलना। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो तो नर के शरीर से बाहर निकलना है, इसको क्या बोलेंगे? आपको बता रहा है या आप लिखो। जब मैंने आपको टेस्टिस पढ़ाया था उसको लिखा रहा है, ठीक है? अगर आप कहेंगे नर के सीसन से बाहर निकलता है, कहां से निकला भाई? नर सीसन से वीर्य का निकलना या शुक्राणु का निकलना, इसको हम क्या बोलते हैं भाई?
इजेकुलेशन, क्या बोलते हैं भाई, या स्खलन, क्या बोलते हैं भाई। और इन शुक्राणुओं का मादा की योनि में पहुंचना, कहां पहुंचना भाई, शुक्राणुओं का मादा की योनि में पहुंचना, इसको हम क्या बोलते हैं, वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन, क्या बोलते हैं भाई, इंसेमिनेशन। ये बात है, ये सब मेटाजेनेसिस या कायानुक्रमण, क्या बोलते हैं इसको, या विभेदन, क्या बोलते हैं विभेदन, इसलिए इंग्लिश में इसका दूसरा नाम लिखते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, ये हमने कहा ये है हमारा स्पर्मेटिड, कौन है भाई, स्पर्मेटिड। इसके अंदर ये है इसका न्यूक्लियस, क्या है भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर हम कह रहे हैं इसके क्रोमोसोम है, कौन है भाई, ये इसके क्रोमोसोम हम बना रहे हैं, ठीक है। हमने कहा इसके पास में गोल्जी बॉडी, कौन है भाई, ये है इसकी गोल्जी बॉडी, ये कौन है भाई, गोल्जी बॉडी। इस केंद्र के अंदर हम कह रहे हैं इसके पास में हिस्टोन प्रोटीन है, कौन है भाई, हिस्टोन प्रोटीन। हम कह रहे हैं इसके पास में तारक केंद्र, कौन है भाई, ये है इसके तारक सेंट्रियोल, क्या होता है भाई, सेंट्रियोल। ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है भाई, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम कहेंगे विभेदीकृत होगा, कैसे होगा, तो हम कहेंगे इसके जो गोल्जी बॉडी है, कौन है भाई, गोल्जी बॉडी, वो गोल्जी बॉडी क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाली एक टोपीनुमा भाग बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, टोपीनुमा, और इसके अंदर हम लेंगे विभिन्न प्रकार के लयनकारी एंजाइम होते हैं, कैसे एंजाइम होते हैं भाई, और इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं एक्रोसोम, क्या बोलते हैं भाई, एक्रोसोम। ये हम कहेंगे आगे जाकर एक अभिक्रिया करता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल अभिक्रिया, क्या बोलते हैं भाई, एक्रोसोमल अभिक्रिया। इसके अंदर हम कहते हैं विभिन्न प्रकार के लयनकारी एंजाइम होते हैं, कैसे एंजाइम होते हैं, लयनकारी एंजाइम। अब लयनकारी में कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे एक होता है हाई एलोरुनीडेज, कौन सा होता है भाई, हाई एलोरुनीडेज। एक होता है जोनालाइसिन, कौन सा होता है भाई, जोनालाइसिन। और एक होता है अंडाशय की जो झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, बारी को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो हम कहेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कौन सा भाई, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये हम बाद में देखेंगे, तो निश्चित देखेंगे उस वक्त देखेंगे, ठीक है। इतना लिखना है एक बार, तो इसके अंदर लयनकारी एंजाइम होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कैसे बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब देखिए हम कहेंगे इसके जो नीचे केंद्र है, ठीक है, वो केंद्र के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, आधे होते हैं इसके, तो ये लीजिए, ये हमने कह दिया इसके गुणसूत्र है, अरे इनको ये केंद्र अगुणित है कि द्विगुणित है, अरे अगुणित है कि द्विगुणित है, क्योंकि ये अगुणित केंद्र है, कैसा भाई, अगुणित। इसमें गुणसूत्र है 23, कितने में 23, वो कौन सा है 22 प्लस x या 22 प्लस y, क्लियर ना। अब देखिए हमने कहा इसके अंदर कुछ प्रोटीन नहीं है, क्या भाई, प्रोटीन, इनको बोलते हैं प्रोटोमीन प्रोटीन, क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन, प्रोटोमीन प्रोटीन। अभी प्रोटोमीन किसकी जगह है भाई, हमने कहा गोल्जी बॉडी ने क्या बना दिया, एक्रोसोम बना दिया, तो हमने कहा भाई ये गोल्जी बॉडी ने क्या बनाया, एक्रोसोम। ये जो केंद्र था ये यहाँ पर आ गया। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है इसने बनाया प्रोटोमीन प्रोटीन, क्यों बनाया, क्योंकि कहते हैं हिस्टोन का अणुभार ज्यादा होता है और प्रोटीन का अणुभार कम होता है। प्रोटीन जो प्रोटोमीन है वो सेम काम करेगा जो हिस्टोन करता था, लेकिन अणुभार की वजह से इसने क्या कर लिया, हिस्टोन हटा के प्रोटोमीन ले लिया, क्लियर। अब देखो हम कहेंगे इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एजीटी पड़े रहेंगे। अब सेंट्रियोल की बात कर लेते हैं, तो हम कहेंगे सेंट्रियोल है और इसके अंदर हम कहेंगे एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज हो जाते हैं, किस पे अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री। ऊपर वाले को हम बोलते हैं समीपस्थ तारका, क्या बोलते हैं भाई, ये इसके तारका थे, ये तो यहां पर है। ऊपर वाले को हमने बोला समीपस्थ, क्या बोला भाई, समीपस्थ, ठीक है। ये हम कह सकते हैं प्रोक्सिमल, क्या बोल सकते हैं भाई, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिस्टल, क्या बोलते हैं भाई, डिस्टल सेंट्रियोल। अब इनका दोनों का काम क्या है, दोनों का काम होता है, हम कहेंगे डिस्टल वाला है वो तो क्या करेगा, यहाँ से अक्षीय तंतु निकालेगा, क्या निकालेगा भाई, अक्षीय तंतु निकालेगा, ठीक है। ये तो क्या करेगा भाई, अक्षीय तंतु बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, अक्षीय तंतु, इसको हम बोलते हैं एक्सोनिमा, क्या बोलते हैं भाई, एक्सोनिमा, ठीक है। और समीपस्थ वाला क्या करेगा,
जब अंडाणु के साथ में ये जाकर अपनी अभिक्रिया करेगा तो हमें पता है कि अंडाणु के पास में कोई तो सेंट्रियोल सूत्र बचेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए तो अंडाणु क्या करता है, पूर्ण अंडाणु के रूप में विकसित नहीं हो पाता, वो सेकेंडरी oocyte के रूप में रहता है, ठीक है। पूर्ण अंडाणु के रूप में विकसित क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास आगे विभाजन के लिए सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। तो ये समीपस्थ जाएगा अंडाणु के अंदर, तब जाकर उसके अंदर अपने विभाजन की क्रिया हो। तो ये हम क्या कहेंगे, ये भाग तो लेगा निषेचन, इसमें भाग तो लेगा निषेचन, ठीक है। अब देखिए ये इसका सिर हो गया, कौन हो गया भाई, सिर। तो हमने कहा भाई ये हो गया इसका सिर, ये हो गई इसकी गर्दन, कौन होगी भाई, गर्दन, ठीक है। इस सिर के अंदर क्या क्या है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस, ठीक है। गर्दन के अंदर कौन है, सेंट्रियोल, कौन है भाई, सेंट्रियोल। अब इसका भाग चालू होता है, इसका नाम होता है मध्य खंड, क्या नाम है भाई, मध्य। ये इसका मध्य खंड है, कौन है भाई, मध्य। इस मध्य खंड के अंदर हम कहते हैं 9 ठोस प्रोटीन के तंतु होते हैं, कितने तंतु होते हैं, 9। तो हम कहेंगे भाई 9 होते हैं ठोस प्रोटीन के तंतु। नो, ठीक है। इनमें से 2 है ना, ये तो हम कहेंगे आपके पूंछ वाले रीजन तक फैले रहते हैं और बाकी यहीं कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका भाग हो गया, कौन सा, मध्य खंड वाला, कौन सा हो गया भाई, मध्य खंड। इसके अंदर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्या होता है भाई, और माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं इस प्रकार अरेंज रहते हैं, रेडियल अरीय रूप से एक दूसरे के एकांत। संरचना कुछ इस टाइप से बनेगी अपने पास में, अरे बनेगी नहीं बनी भाई, ये क्या है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया, क्या भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, और ये यहाँ पर क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, क्या करेंगे। और ये जो इसका टर्मिनल पार्ट है, कौन सा भाई, टर्मिनल पार्ट है, ये इसके अंदर बना देगा पूंछ, क्या बना देगा भाई, पूंछ। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूरा मेटाजेनेसिस डिफरेंशिएशन। जिसके अंदर क्या होता है, हमारा तो स्पर्मेटिड है, कौन है भाई, स्पर्मेटिड। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्पर्मेटोजोआ, इसमें बोलते हैं भाई स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोल सकते हैं, यानी शुक्राणु, ठीक है। तो हमने ये क्या बनानी है, यहाँ पे शुक्राणु की संरचना बनानी है, क्या बनानी है, संरचना। अब अगर हमें कोई पूछ ले शुक्राणु की संरचना का नामांकित वर्णन, आपने 12वीं क्लास में बहुत देखा होगा, शुक्राणु की संरचना का नामांकित वर्णन कीजिए। इसके अंदर कितने भाग होते हैं, पहला भाग होता है सिर, कौन सा होता है, सिर। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि सिर में क्या क्या है, केंद्र के और एक्रोसोम। एक्रोसोम किससे बना है, गोल्गी। केंद्र के साथ में प्रोटीन कौन सी है, प्रोटोन, कौन सी है, प्रोटोन। इसको रिप्लेस करके आइए स्टोन प्रोटीन, क्यों, क्योंकि स्टोन का अनुपात क्या होता है। बात करते हैं गिरवा भाग की, किसकी बात करते हैं, गिरवा भाग। गिरवा भाग में कौन है आपके, सेंट्रियोल, कौन है भाई, कितने होते हैं भाई, 2। समीपस्थ और समीपस्थ किसमें काम आएगा, निषेचन, ठीक है। और दूरस्थ क्या करता है, अक्षीय तंतु, क्या होता है भाई, अक्षीय तंतु। बात करते हैं इसके बाद में मध्य खंड, इसकी बात करते हैं मध्य खंड। मध्य खंड में हम कहते हैं कि आपके 9 ठोस प्रोटीन की लड़ियां होती है, कितने की, 9 प्रोटीन की लड़ियां या तंतु बोल सकते हैं इसको। और ये ठोस होते हैं किधर में, ठोस, ठीक है। इसके अंदर हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्या होते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम कहेंगे एक साइटोप्लाज्मिक लेयर बनेगी, क्या बनेगी भाई, साइटोप्लाज्मिक लेयर बनेगी। इसको हम बोलते हैं निबेधकरण शीट, क्या बोलते हैं भाई, निबेधकरण शीट, क्लियर, ठीक है, निबेधकरण शीट। अब देखिए हमने कहा इसके बाद में इसके पूंछ वाला भाग आएगा, कौन सा है, पूंछ वाला। उसके अंदर क्या रहेगी, 2 तो प्रोटीन के तंतु जो ऊपर मध्य खंड में बने थे वो नीचे आ गए, ठीक है, नीचे तक फैले रहते हैं। और साथ में जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है, कौन है भाई, डिस्टल सेंट्रियोल। इससे बन रहा है अक्षीय तंतु, कौन बन रहा है भाई, अक्षीय तंतु। ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हम किस भाग को बोल देंगे, मध्य खंड, क्या बोल देंगे भाई, मध्य खंड। और इस नीचे वाले भाग को हमने क्या बोलते भाई, पूंछ। पूंछ बोले तो टेल, और टेल का काम क्या है, शुक्राणु को तैरने में हेल्प करती है, किसने हेल्प करती है, क्लियर बात है। तो हमने क्या बनानी है, शुक्राणु की संरचना, देख लीजिए।